इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्रा के दौरान अपने बैग में बम होने का फर्जी दावा करना महंगा पड़ गया। सोमवार को फ्लाइट में बम की अफवाह के बाद हड़कंप मच गया। बाद में व्यक्ति का दावा झूठा निकला। वहीं ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद आरिफ के रूप में की गई है, जो पूर्व पाकिस्तानी मॉडल और अभिनेता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 45 वर्षीय आरिफ ने सिडनी से कुआलालंपुर जाने वाली मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान में दावा किया कि उनके बैग में विस्फोटक है। इसके बाद वह विमान के गलियारों में भी खड़ा हो गया और धार्मिक बात करने लगा। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें व्यक्ति को विमान के गलियारे में प्रार्थना करते और बार-बार लोगों से अल्लाह के प्रति निष्ठा के बारे में बात करते हुए देखा गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कहा कि आरोपी के धमकी वाले बयान के बाद फ्लाइट को सिडनी लौटना पड़ा और आरिफ को हिरासत में ले लिया। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के इरादे से देश भर के कुल 26 दल एक साथ आए हैं। एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के गठबंधन ने एक नया मोर्चा बनाया है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। फिलहाल इस गठबंधन में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वहीं इसी बीच सियासी गलियारों में अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच अनबन की अटकलें लग रही हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश की सपा और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण अब सियासी गलियारों में अखिलेश और जयंत के बीच अनबन की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान आरएलडी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कुछ खुलासे करते हुए अखिलेश को लेकर ऐसा कह दिया, जिससे समाजवादी पार्टी के समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल बातचीत के दौरान जहां एक और आरएलडी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने यह साफ किया कि उनकी पार्टी 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, वहीं 2024 में आरएलडी के कितने सीटों पर लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार आरएलडी काफी मजबूत पोजीशन में है और 1 दर्जन सीटों पर उनकी जीत निश्चित नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मथुरा, फतेहपुर, अलीगढ़, हाथरस और मेरठ में अपनी जीत की निश्चित बात कही। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। इसे लेकर पहले ही फैसला लिया जा चुका था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसे बदल दिया गया। अब इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर नेहरूवादी विरासत को नकारने का आरोप लगाया है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने को लेकर जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज से एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिल गया है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय बन गया है। पीएम मोदी के पास डर और असुरक्षा का एक बड़ा पिटारा है, खास तौर पर जब हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की बात आती है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। उन्होंने एन को मिटाकर उसकी जगह पी डाल दिया, वह भी वास्तव में सकृणता और अपमानित करने के लिए है। बता दें कि इसी साल जून में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करने का फैसला लिया गया था। इसे सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाने जाने के बाद कार्यकारी परिषद ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होने जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में इस वर्ष के अंत तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक अनोखा फैसला कर सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 से 3 महीने का लगभग का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में पार्टी आलाकमान द्वारा बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से सभी अचंभित हैं।
हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बुधवार को होने वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन दोनों राज्यों की उन कमजोर सीटों को लेकर विचार मंथन किया जाएगा जिन सीटों पर पार्टी को या तो कभी भी जीत हासिल नहीं हुई या अगर पार्टी जीती भी तो जीत का अंतर बहुत कम रहा। बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार एक अनोखा फैसला करते हुए इन कमजोर सीटों के लिए पहले ही अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लेना चाहती है। इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भले ही अभी पार्टी द्वारा नहीं की जाए, लेकिन पार्टी संगठन के द्वारा इन नेताओं तक सूचना भिजवा दी जाएगी और उसके बाद ये नेता पार्टी संगठन और पार्टी नेतृत्व के साथ मिलकर उस कमजोर सीटों पर अपना अभियान शुरू कर देंगे ताकि चुनावी कार्यक्रम शुरू होने के समय बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवारों की तुलना में काफी आगे रहें और शुरुआत से ही बढ़त बना सकें। बता दें कि आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान से जुड़े बीजेपी के अन्य नेता भी शामिल हो सकते हैं। देश भर में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंगलवार दोपहर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान वहां असामाजिक तत्वों ने यात्रा पर पथराव किया। इसके बाद तिरंगा यात्रा में शामिल डीजे वैन पर पेट्रोल बम फेंका। इस हमले में एक कार्यकर्ता संग्राम सिंह घायल हो गए। हालांकि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कुछ समझ पाते इतनी ही देर में हमलावर रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद संगठन के कार्यकर्ता छत्रीपुरा थाने जा पहुंचे और घेराव कर दिया। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर घेराव खत्म कराया। अब पुलिस हमलावरों की तलाश में इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब इस थाना क्षेत्र के बियाबानी रोड पर वैष्णव स्कूल के सामने से यात्रा निकाल रहे थे, उसी समय यह हमला हुआ। कार्यकर्ताओं का दावा है कि यात्रा के दौरान ही कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले यात्रा पर पथराव किया और उसके बाद 2 पेट्रोल बम फेंके। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के मुताबिक हमलावर एक बाइक पर सवार होकर आए थे और उनकी संख्या 3 थी। साथ ही बता दें कि इस हमले में एक युवक के घायल होने की खबर सामने आ रही है जिसका उपचार किया जा रहा है। तो वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिसके आधार पर जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके अनुसार प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कुछ समय पहले सूचना मिली है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी जो कि बियाबानी रोड वैष्णव स्कूल के सामने से गुजर रही थी। उस समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुछ शरारत की गई है यात्रा के साथ में। अभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है, तो वहीं पीएम मोदी ट्वीट कर केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट में लिखा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि लंबे अरसे से दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सियासी तनातनी चरम पर है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई देकर सबको चौंका दिया है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। वह दिल्ली में लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतकर सीएम बने। वर्तमान में उनका तीसरा कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस नेता शीला दीक्षित दिल्ली के 3 बार सीएम रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जन्मदिन की बधाई मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम केजरीवाल ने अपने जवाब में पीएम का आभार जताते हुए कहा कि शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब मिलकर काम नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.22 मीटर दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार रात को ये 205.26 मीटर तक पहुंच गया था। मंगलवार की शाम 7 बजे यमुना का जलस्तर चेतावनी लेवल को क्रॉस कर गया था। बाढ़ और सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है कि बुधवार को जलस्तर में और भी बढ़ोतरी हो सकती है।
पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। विभाग के अफसरों के अनुसार सोमवार रात 1 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे के करीब 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। दोपहर में पानी छोड़ने की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अनुमान था कि बुधवार सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच जलस्तर 205 मीटर तक पहुंच सकता है, लेकिन पानी अधिक छोड़ने के चलते मंगलवार को शाम को जलस्तर 205.3 मीटर तक पहुंच गया। बुधवार को जलस्तर में और अधिक बढ़ोतरी का अनुमान है। दिल्ली सरकार उत्पाद शुल्क विभाग ने राजधानी के होटल, क्लब और रेस्तरां चलाने वाले मालिकों और फर्म भागीदारों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। ताजा आदेश के मुताबिक अब इससे जुड़े कारोबारियों को 15 सितंबर तक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जमा कराने को कहा गया है। वहीं दिल्ली सरकार उत्पाद शुल्क के एक अधिकारी का कहना है कि यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आबकारी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दिल्ली आबकारी विभाग ने अपने हालिया आदेश में कहा कि होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के संचालक या मालिकों के साथ साथ ऐसे प्रतिष्ठान चलाने वाली फर्मों के भागीदारों और निदेशकों को अपना पुलिस सत्यापन जमा करना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आबकारी नीति से संबंधित कथित अनियमितताओं के मद्देनजर दिल्ली में खुदरा शराब व्यापार किसी अवांछित व्यक्ति से प्रभावित है या नहीं, इस बात को तय करने के लिए बतौर एहतियाती कदम इस फैसले पर अमल करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि नई शराब नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।